नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। एक और जहां ये भारतीय अवाम ताकत दल और खबरें तो ये भी हैं कि काफ़ी लोग इसके नाम से भी काफ़ी आकर्षित हैं और उस आकर्षण का एक कारण भी है। इसका नाम ही कहता है भारत के अवाम की ताकत, बस इसी में तो लगा हुआ है। भारतीय अवाम ताकत दल भारत के अवाम की ताकत कैसे वापस हो, कैसे ये अपनी ताकत जो है इन देश के दुश्मनों को दिखाए, इसी में लगा हुआ है। तो अवाम की ताकत आज तक वो दिखा नहीं पाई है। और क्यों नहीं दिखा पाई है कि वह बिखराव की शिकार है, वह नफरत की शिकार है। इन्हीं दो समस्याओं को दूर करके पूरे देश में भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी श्रद्धा, आपसी प्रेम, आपसी स्नेह, आपसी सहयोग, आपसी सम्मान, सभी कुछ और यहाँ तक कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, जनभक्ति उसमें लग गया, अपने सभी भारतीय भाई बहनों से भी मोहब्बत, मुल्क परस्ती, अवाम परस्ती, भारतीयता आधारित लाने के लिए और ऐसा माहौल स्थापित करने के लिए ये भारतीय अवाम ताकत दल अभी फिलहाल यूट्यूब के पैगाम के माध्यम से सतत प्रयासरत है। और इसीलिए भारतीय अवाम ताकत दल सभी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, सभी अपनी आदरणीय भारतीय अवाम से ये निवेदन करता है कि इसके वीडियो को, जो कि 940 के आसपास हो गए हैं और जिसमें भारतीय एकता और भारतीय भाईचारा इत्यादि करके पूरे देश में भारतीयता के माहौल को स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है। और इस वीडियो को हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन जो है इसको जन जन तक पहुंचाएं, प्रत्येक भारतीय भाई बहन तक पहुंचाएं और भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव, भारतीय अखलाक मोहब्बत के माहौल को बनाने में
अपना अपना सहयोग, अपनी अपनी भूमिका देकर एक परम राष्ट्रीय या परम भारतीय कर्तव्य का निर्वहन करें। ये प्रार्थना, ये निवेदन भारतीय वाम ताकत दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से, अपने सभी आदरणीय भारतीय वाम से करता है। और ये जो दौर चल रहा है, दौर किसका है कि इसी देश में रहने वाली, इसी देश का ही खाने वाली और इसी देश के संसाधनों का उपयोग करने वाली, देश की संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाओं का उपयोग करने वाली ताकतें यहीं रहकर के भारत के ही खिलाफ वो शक्तियां लगी हुई है। ये सबसे बड़ी चिंता इस देश के लिए है। और वो ताकतें, उन ताकतों को हमारे भारतीय भाई बहन जो है पर्याप्त यह सूझबूझ के अभाव में, पर्याप्त जो है यानी विवेकशीलता के अभाव में, और कुछ क्या पर्याप्त जो है ये लोभ और व्यक्तिगत स्वार्थ के वशीभूत होकर के ऐसी भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी ताकतों को ओट कर रहे हैं। यह देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है और यह देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है। ये स्थिति भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो उसमें जो फिलहाल जो समाचार मिल रहे हैं कि खास करके जो ये पंजाब में नई सरकार बनी है और भगवंत मान जिसके मुख्यमंत्री हैं और जो कि केजरीवाल के इशारों पर काम कर रहे हैं। केजरीवाल को हमारे दिल्ली के लोगों ने 3 बार और उसमें से कम 2 बार प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनवाई और उसी प्रकार पंजाब में इस बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनवाई हमारे भारतीय भाई बहनों ने। हमारे भारतीय भाई बहन इस केजरीवाल जो देश के लिए गद्दार शब्द तो बहुत छोटा है, कितना खतरनाक इस देश के लिए है, यह समझने में बहुत बड़ी चूक हमारे दिल्ली के भारतीय भाई बहनों ने की है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी का ये बहुत बड़ा असर है, लोगों का बिजली और बराबर मनीष सिसोदिया जैसे लोग कहते हैं कितने लोगों का बिल शून्य हो गया, बिल शून्य हो गया। वो ये जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी है, चाहे केजरीवाल हो चाहे मनीष सिसोदिया हो, ये अपने पॉकेट से देने वाले नहीं हैं, ये अपने घर से देने वाले नहीं हैं। ये हमारे ही आपका टैक्स का पैसे को इस तरह से सस्ती लोकप्रियता के लिए और सस्ती लोकप्रियता को के सहारे हमारे भारतीय भाई बहनों, हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जो मानसिक गुलाम बना करके जो उनसे वोट छीना है, यह जो है देश के लिए बहुत दुखदायी है। और खास करके जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के प्रलोभन में पढ़ करके, जैसा कि लोग बता रहे हैं, पढ़ करके हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने इस देश पर बहुत बड़ा कलंक, बहुत बड़ा संकट डाल दिया है। इस देश विरोधी, भारत विरोधी इस केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में बनाकर ये बीजेपी और श्री मोदी जी इतने खतरनाक भारत विरोधी ये केजरीवाल से कैसे डील कर रहे हैं, वो तरीका भी बहुत खतरनाक है।
जितने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले जा रहे हैं केजरीवाल के विषय में, सिर्फ इसी बात को लेकर के कि वह झूठा है, झूठ बोलता है। झूठ बोलना अपराध है, लेकिन भारत और भारत के खिलाफ भारत द्रोह करना जो है, उसके आगे झूठ बोलना अपराध जो है बहुत ही छोटा है। देश में जागरूकता इस बात की होनी चाहिए। हमारे भारतीय भाई बहनों, खास करके दिल्ली के हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनमें जागरूकता इस बात की लाई जानी चाहिए जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। और भारतीय आवाम कम से कम इस यूट्यूब के माध्यम से कोशिश कर रहा है कि इस केजरीवाल को भारत द्रोही के रूप में, भारत के दुश्मन के रूप में जो है, यानी दिल्ली के लोगों को जागृत करने की आवश्यकता है और जागृत हो। यह देश के लिए खतरा है। खतरा वो तभी से है जब से ये कन्हैया कुमार 5-6 साल पहले जो, या 3-4 साल पहले जेएनयू के प्रांगण से जब उसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। हालांकि इसके संबंध में कि साहब ये वीडियो झूठा है, उसने ऐसा नारा लगाया ही नहीं, तमाम सारी बातें उनकी सब झूठ हैं, वो निराधार है। ये झूठ के बाजार में वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसने नारा लगवाया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। उसका इस भारत द्रोही, भारत का दुश्मन केजरीवाल ने खुला समर्थन किया था। तो उस स्तर का ये भारत द्रोही है। और ये बात बीजेपी वाले और मोदी महोदय दोनों जानते हैं। जब इसकी सरकार बनी तो तुरंत राष्ट्रभक्ति का ये तकाजा है कि मान लीजिए थोड़ी बेवकूफ़ी हमारी भारतीय जनता कर दे, कोई बात नहीं है, लेकिन जो संवैधानिक पद पर बैठा है, देशभक्ति का तकाजा है और संवैधानिक वसूलों का तकाजा है कि ऐसे भारत के दुश्मन को 1 मिनट के लिए भी संवैधानिक पद पर न रहने दिया जाए। तो ये गद्दारी मोदी जी की है और बीजेपी वालों की है, जो कि यह है उस संवैधानिक पद पर, मुख्यमंत्री के पद पर जो तब से जारी रहा। ये भारत द्रोही तो है, भारत का दुश्मन तो है, लेकिन भारत का दुश्मन, भारत द्रोही उस दिल्ली के मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर रह करके और भारत के खिलाफ गतिविधि चलाता है। इसके लिए सिर्फ जो है सिर्फ मोदी जी जिम्मेदार हैं और बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं। और यही गद्दारी श्री मोदी जी की है और बीजेपी वालों की। तो इस केजरीवाल की गद्दारी यहीं पर नहीं रुकी। वो तो गद्दार है, जब भी मौका आता है वो गद्दारी ही करता है। हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको अच्छी तरह से समझ ले, यह देश का बहुत खतरनाक गद्दार है। इसी ने जब इसी आम आदमी पार्टी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण थे, दोनों से कश्मीर पर भारत विरोधी एक खतरनाक जो है वक्तव्य दिलवाया। यह देश को जानना चाहिए। बीजेपी को भी जानती होगी, श्री मोदी जी भी जानते होंगे। वो खतरनाक वक्तव्य जो है, जो इस देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू था, उसी तरह का और उससे भी आगे देश के खिलाफ गद्दारी वाला जो है वक्तव्य जिसने केजरीवाल ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से दिलवाया था कि कश्मीर
कश्मीर का जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए, ये वक्तव्य वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कुछ एपिसोडों के माध्यम से पहले ही बताया गया था कि ये जो नेहरू था वो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का एक भारत विरोधी एजेंट था ये। इसलिए भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के मंसूबों को पूरा करने के लिए भारत के खिलाफ ये हर वक्त जो है ये साजिश कर रहा था ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो उसी ने वक्तव्य दिया था कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। जनमत संग्रह माना प्लेबिसाइट के द्वारा करेंगे। और उसने इस तरह का वक्तव्य ऐसे ही नहीं दिया था, उसके मन में मंसूबा क्या था वो भी जानने की जरूरत है। उसको पता था कि कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो है तादाद जो है वो अधिक है, वो यानी बहुत संख्या में है, मेजॉरिटी में है वो। इसी तथ्य के आधार पर ही कि चूंकि ये इनकी संख्या मेजॉरिटी में है तो इनको बरगलाया जा सकता है, इनको बहलाया जा सकता है, इनको फुसलाया जा सकता है पाकिस्तान के पक्ष में। और थोड़ा सा जैसा कि मैंने बताया है कि हमारा ये भारतीय भाई बहनों का जो हमारा ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबकों का एक बहुत अस्थायी कमजोरी है कि देश विरोधी ताकतों का ये सबसे पहले और सबसे अधिक उनके झूठ और अफवाह का शिकार बनते हैं। ये इनकी कमजोरी है, इस कमजोरी को इनको दूर करना पड़ेगा। मैं फिर से कहता रहा हूं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले जो भारतीय भाई बहन हैं इनकी मुल्क परस्ती देशभक्ति पर पूरे देश को नाज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि इस देश में देश विरोधी जो ताकतें हैं, भारत विरोधी जो ताकतें हैं, उनके झूठ और अफवाह का ये हमारा जो तबका है अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वो सबसे पहले और सबसे अधिक वो शिकार बनता है। और यह देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और इस जब शिकार बनती है एक विडंबना और देखिए, जब हमारा ये तबका भारत विरोधी ताकतों के झूठ और अफवाह का शिकार बन जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जिसके 12 करोड़ कार्यकर्ता है और इसी बूते वो अपने को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दम भरती है, उसके 12 करोड़ कार्यकर्ता इस समस्या के लिए बिल्कुल निकम्मे साबित होते हैं। कहने का मतलब वो मुट्ठी भर भारत विरोधी देश के गद्दार ताकतों का हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उनके झूठ और अफवाह का शिकार जब बन जाते हैं तो ये बीजेपी के 12 करोड़ कार्यकर्ता जो कि अपने को बहुत देशभक्त और राष्ट्रभक्त कहते हैं, तो इनके शिकार बनने से वो बचा नहीं पाते हैं। और शिकार बन भी गए तो उनका इलाज भी नहीं करते हैं कि भाई कि उस शिकार हुए मानसिक स्थिति से इनको कैसे निकाला जाए। और ये बात तो सैद्धांतिक रूप से बहुत बने जाहिर सी लगती है, ये उनके पास जाते ही नहीं है। ये 12 करोड़ कार्यकर्ता जो है हमारे, जब वो शिकार बन जाते हैं और अभी सीए पर जब भारत विरोधी ताकतों के जैसे जीएनपीसी, वामपंथी और पीएफआई, सिमी के शिकार हो गए थे, इन 12 करोड़ कार्यकर्ताओं में एक भी कार्यकर्ता हमारे उन भारतीय भाई बहनों, खास करके हमारे इस्लाम आस्था भारतीय भाई बहनों की जो माताएं और बहनें सेन बाग में बैठी थी
एक भी बंदा इनके 12 करोड़ का गया नहीं, एक भी पदाधिकारी नहीं गया, एक भी मंत्री नहीं गया। यही तो है और जो है और दृष्टिकोण इनका। अमित शाह जो है दूर से ही वो करंट लगा रहा था और क्या क्या गंदी गंदी बातें जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रही थी। तो हमारे तो बात की जा रही थी कि ये कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की मेजॉरिटी है। इस तथ्य को वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू जानता था और जैसा कि मैंने भी बताया कि एक जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, इनकी मूल परस्ती पर पूरे देश को नाज है, हमको भी नाज है और भारतीय जनता के दल को भी नाज है। लेकिन एक कमजोरी जो उनको दूर करना होगा कि भारत विरोधी ताकतों, देश विरोधी ताकतों के झूठ और अफवाह का शिकार वो सबसे पहले सबसे अधिक होते हैं। इस कमी को दूर करना पड़ेगा। तो इसी बात को, इसी कमजोरी का और इसी तथ्य का इसी तथ्य की जानकारी के आधार पर ही वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने वक्तव्य दिया था कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। वो उसको पता था कि मेजॉरिटी है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की इस कश्मीर घाटी में, तो उनको पाकिस्तान के पक्ष में बरगलाया जा सकता है, भुलवाया जा सकता है, झूठ और अफवाह का शिकार बनाया जा सकता है और इस प्रकार पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह लाया जा सकता है। इसी खतरनाक मंसूबे को ध्यान में रखते हुए वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू वक्तव्य दिया था कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। लेकिन एक वक्तव्य वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू नहीं दे पाया था कि यदि ये जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो कश्मीर जो है पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। ये पता नहीं क्या सोच करके, क्या डर करके नहीं दिया था। तो जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू वक्तव्य नहीं दे पाया था कि यदि जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू पता नहीं क्या सोच करके वो वक्तव्य नहीं दे पाया था कि यदि ये जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए। उतनी गद्दारी को, जिस गद्दारी के लिए वो इस देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार की हिम्मत नहीं पड़ी करने की, उस गद्दारी को यह गद्दार केजरीवाल अपने इन दो गद्दारों से, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से, वहां तक कहलवाया और वक्तव्य दिलवाया कि यदि ये जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। इस स्तर का खतरनाक गद्दार है ये केजरीवाल। हमारे दिल्ली के और पंजाब के आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको अच्छी तरह से समझें, यह देश के लिए बहुत खतरनाक गद्दार है। कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि वो पंजाब पुलिस का बहुत वो है, पकड़ लेगी। शायद ये केजरीवाल और भगवंत मान भूल गए हैं कि हम लोग भगत सिंह की संतान हैं, हम लोग सुभाष चंद्र बोस की संतान हैं, हम लोग उधम सिंह की संतान हैं, हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद की संतान हैं, हम लोग अशफाकुल्लाह की संतान हैं, खुदीराम बोस की संतान हैं, जिन्होंने इतना बड़ा इतनी ताकतवर थी वो अंग्रेजी हुकूमत, और सिर्फ भारत में ही ताकतवर नहीं थी, वो विश्व भर में फैली हुई थी। विश्व में इसका सूरज डूबता नहीं था। लेकिन हमारे शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस,
ने जरा भी परवाह नहीं की और हेड ऑन सामने से चुनौती दी और टक्कर दी। तो केजरीवाल भगवंत मान ये न भूलें, हम लोग जो है उनकी संतानें हैं, डरने का तो कोई सवाल ही नहीं, सामने तो आए। तो पंजाब में चुनाव के पहले कुमार विश्वास ने खालिस्तानी आतंकवादियों से इसके संबंध की बात कही थी। उसने तो चुनौती भी दी थी कुमार विश्वास ने कि तुम खालिस्तानी आतंकवादियों का विरोध तो करो। इसने विरोध भी नहीं किया, इस गद्दार केजरीवाल ने। और यहां तक कहा कि हम टेररिस्ट हैं, स्वीट टेररिस्ट हैं। इसके पहले बोलता था कि हम अराजक भी हैं। लेकिन यदि ये बात कही जाती है तो द बक डज नॉट स्टॉप हियर, जिम्मेदारी यहीं तक नहीं वो रुक जाती है। ये मोदी महोदय के संरक्षण में सब हो रहा है। जिस मोदी महोदय को भारत के संविधान ने ये ताकत दी है, ये व्यवस्था दी है कि इस तरह के खतरनाक तत्व भले वो काबिज हो जाएं मुख्यमंत्री के पद पर, उनके इलाज के लिए प्रॉपर व्यवस्था है। तो ये गद्दार मोदी जी के कारण जो है इस तरह की गद्दारी कर रहा है। वो अकेले नहीं कर रहा है, गद्दार मोदी जी के गद्दारी के कारण। मोदी जी को पता है। देखिए, जब मोदी जी की गद्दारी की बात है, कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं कि दिल्ली के कार्यकर्ता थोड़ा डरे हुए हैं कि ये कुछ भी बोलेंगे वो पंजाब पुलिस के द्वारा दिल्ली पुलिस के रहते हुए वो पकड़ करके ले जाएंगे। मोदी जी की जो कायरता है इस देश के लिए कितना खतरनाक साबित हो रही है। ये मोदी जी की कायरता जो हमारे राज्यपाल हैं उनको अपमानित करवा रहे हैं, उनको बेइज्जत करवा रहे हैं ममता बनर्जी और विजयन और स्टालिन जैसे लोगों से। इस कदर के ये कार्य है। और अपने ही कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज किया और बल्कि अपने ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पश्चिम बंगाल में, उनको इसी गद्दार देश की दुश्मन ममता बनर्जी के गुंडों द्वारा जो है ये मोदी जी पिटवा रहे हैं। और तो और, अरे इस मोदी को शर्म तक नहीं आती है कि मतलब देखिए, इसने प्रधानमंत्री के पद का जो इकबाल होता है, जो उसका प्रतिष्ठा और मान होती है, जो उसका एक भय होता है, पूरा इसने जो है वो समाप्त कर दिया। इसके केंद्रीय गृह मंत्री को महाराष्ट्र की सरकार अरेस्ट करती है और इस मोदी को शर्म तक नहीं आती है। सीबीआई जो सेंट्रल एजेंसी है पूरे देश के लिए, ये ममता बनर्जी उसको रोक देती है, इस मोदी को शर्म तक नहीं आती है। और कहना क्या, ये जब वहाँ का गुजरात का मुख्यमंत्री था तो कहा करता था कि लोग हम पर पत्थर मारते हैं तो हम उन पत्थरों से सीढ़ी बना लेते हैं। गुजरात तक तो चला भैया मोदी महोदय, ये देश की बात है। यहाँ पत्थर मारने वाले, बंदूक मारने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो आप जिन मुख्यमंत्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए, आप उनसे गाली खा रहे हैं और वो कहते हैं कि उन गालियों से आप जो है सीढ़ी बनाते हैं। तो मोदी महोदय, इस देश को तबाह मत करिए, संवैधानिक प्रावधानों को तबाह मत करिए और अपनी कायरता का शिकार जो है इस देश को मत बनाइए। यदि आपको
लोगों की गालियों से, लोगों की पत्थरों से यदि आपको सीढ़ी बनाना है तो बेहतर है कि आप इस्तीफा दे दीजिए और व्यक्तिगत जीवन में गाली खाइए, पत्थर इकट्ठा करिए और उन पत्थरों से जो है आप वो सीढ़ी बनाइए। लेकिन देश को अपनी कायरता का शिकार मत बनाइए। और उससे भी बड़ी बात कि जितने सिपा सालार हैं, जो प्रदीप सिंह है, तमाम भगवंत मान के अभी मैं बता रहा हूँ, वो बता रहा था, सवाल प्रदीप सिंह ऐसे गद्दार पत्रकारों से है कि वो किससे कह रहा है? जनता से। भगवंत मान के खिलाफ कार्रवाई जनता करेगी, प्रदीप सिंह करेगा, मैं करूंगा। ये जिम्मेदारी है उस कायर मोदी की कि कायर मोदी की कायरता को छिपाने के लिए प्रदीप सिंह जैसे गद्दार पत्रकार जो है इस तरह की बात कहते हैं। जिम्मेदारी बनती है इस कायर और गद्दार मोदी की। और तमाम हर्षवर्धन त्रिपाठी और जो है ये प्रदीप सिंह, DK दुबे, तमाम हैं उनके, मनीष कुमार, मनीष ठाकुर, मनीष शुक्ला, ओंकार चौधरी, एक और है को हरीश बर्नवाल, ये सब जो है ये जनता से अपेक्षा करते हैं कि वो प्रदीप सिंह तो कह रहा था कि जनता विरोध करे। ये गद्दार प्रदीप सिंह ये नहीं कह रहा है कि ये जिम्मेदारी ये इस कायर मोदी की है। कहां तक बताएं? वो जनता को कह रहा था, जो जनता वोट भी दे, जनता मोदी महोदय को प्रधानमंत्री बनवाए सिर्फ उपदेश के लिए कि सबका साथ सबका विश्वास, और देश में इतनी भारत विरोधी गतिविधि कोई चलाए और वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठ करके, मुख्यमंत्री पद पर बैठ करके, जिसके इलाज के लिए, जिसको ठिकाने लगाने के लिए भारत के संविधान ने पर्याप्त व्यवस्थाएं, प्रावधान और पर्याप्त शक्तियां दी हैं, उसकी ओर ये गद्दार प्रदीप सिंह नहीं बोला। गद्दार प्रदीप सिंह मतलब कि वो जनता को कह रहा है, तो जनता इनको वोट दे, जनता इनको प्रधानमंत्री बनाए और जनता ही जो है उसको समाधान ढूंढे। ये गद्दारी है बीजेपी के चाटुकार पत्रकारों की। तो खैर, तो इसके खालिस्तानियों से संबंध की बात है और खुद कहता है कि मैं टेररिस्ट हूं, लेकिन ये केजरीवाल कहता है। तो जो अपने को टेररिस्ट कहता है, मोदी महोदय इसको बर्खास्त करते क्यों नहीं? जो ये कहा, देखिए ये सारे गद्दारों को, देश के दुश्मनों को मोदी जी पाल रहे हैं, यह देश के लोग भी जाने। मैंने केजरीवाल की समस्या, भगवंत मान की समस्या और जो है एमके स्टालिन की समस्या, विजय की समस्या, सब इस कायर मोदी के कारण है। उनको पता है कि एक कायर किस्म का प्रधानमंत्री बैठा है जो सिवाय उपदेश देने के वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो खुद गद्दार है इस देश का, यानी देश के दुश्मनों को पालने वाला। इसीलिए हिम्मत बढ़ जाती है, केजरीवाल की हिम्मत बढ़ जाती है, भगवंत मान की हिम्मत बढ़ जाती है, एमके स्टालिन की हिम्मत बढ़ जाती है, गद्दार ममता बनर्जी की हिम्मत बढ़ जाती है, एमके स्टालिन की हिम्मत बढ़ जाती है और विजय की हिम्मत बढ़ जाती है। और आए दिन जो है वो अपने गवर्नर को अपमानित करते हैं और दूसरे जो संवैधानिक हस्तियां हैं उनको अपमानित करते हैं। पूरी अराजकता का एक माहौल है। तो उसी में
सुन लीजिए वो क्या बता रहे थे, वो सत्य भी होगा। तो ये केजरीवाल जो है खालिस्तानी आतंकवाद का विरोध तक नहीं किया और इसके संबंध में है। और भगवंत मान जो है शायद एक प्रस्ताव लाया था मोदी महोदय के पास कि हमको 1 लाख करोड़ या 50,000 करोड़ हमको दीजिए ताकि हमने जो वादा किया था मुफ्त देने का पंजाब में उसको हम दे सकें। अरे केजरीवाल और भगवंत मान, तुमको मुफ्त देना था तो जनता के पैसे के आधार पर तुम अपनी पॉकेट से दो। इतने खतरनाक असर के ये सब गद्दार है। और इनके वास्तविक चेहरे को हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे देश की आदरणीय भारतीय अवाम अच्छी तरह से देखें। और बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तो कहता हूं कि संसाधन जुटाया जा रहा है और हम और हमारा भारतीय जनता दल पंजाब के प्रत्येक भारतीय भाई बहन से ये सवाल पूछ करके जानना चाहेगा कि इस कदर की मानसिक गुलामी कि इतने खतरनाक और देश विरोधी और भारत के गद्दार को आपने वोट कैसे और क्यों दिया है। पंजाब के प्रत्येक भारतीय भाई बहन से भारतीय जनता दल और मैं जरूर पूछूंगा और जरूर जवाब उनसे लूंगा। और किस मानसिक गुलामी के दलदल में फंसे हुए हैं इसको भी जानने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। और उसी प्रकार दिल्ली के हमारे जो आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं इनसे भी मैं पूछूंगा कि इतना खतरनाक गद्दार जो है और देश विरोधी भारत विरोधी ये केजरीवाल है, इनको किस मानसिक गुलामी के वशीभूत होकर के इसको वोट कर रहे हैं। देश पर कलंक आप थोप रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी वाले, अरे झुग्गी झोपड़ी वाले तो देख लिए ना। झुग्गी झोपड़ी वाले हमारे मजदूर भारतीय भाई बहनों को ही यह गद्दार केजरीवाल जो कि कोरोना के अवधि में 3,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से इसको मिला था सिर्फ इस बात के लिए कि कोरोना के अवधि में उस समय सारे काम धंधे बंद हो गए थे। तो हमारे गरीब और मजदूर भारतीय भाई बहनों के जब उनका काम धंधा बंद हो गया और चूंकि दैनिक आमदनी पर ही उनका सब कुछ निर्भर रहता है तो उनका जीवन कैसे चले, वो उनको भोजन कहाँ से मिले, वो खाएं क्या। इसी के लिए भारत सरकार से इस केजरीवाल को 3,000 करोड़ रुपए मिले थे उसको। ये गद्दार केजरीवाल उसी 3,000 करोड़ को हड़पने के लिए हमारे जो मजदूर भारतीय भाई बहन हैं, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के, और उसमें माने झारखंड के भी रहे होंगे और उसमें छत्तीसगढ़ के भी रहे होंगे, मध्य प्रदेश के और भी रहे होंगे, उन मजदूर भारतीय भाई बहनों को किस साजिश के तहत इसने निकाला और इकट्ठा कर दिया अपनी डीटीसी बसों से। राघव चड्ढा उसमें शामिल था। झूठे व्हाट्सएप सोशल मीडिया के द्वारा जो है एक खबर फैलवाया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूर भारतीय भाई बहनों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार ने आनंद विहार और गाजीपुर बॉर्डर पर बसें लगवाई हैं। सोशल मीडिया के द्वारा यही जो राघव चड्ढा है, ये भी कितना बड़ा गद्दार है, ये देश के लोग जाने। और इस गद्दार केजरीवाल ने अधिकारियों से माइक से लाउडस्पीकर से चिल्वा करके घोषणा करवाया कि यही कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार सरकार आनंद विहार बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर बसें लगवाई। झूठ। और लाकर अपनी डीटीसी बसों से लाकर पटक दिया। लाखों लाख लोग इकट्ठा हो गए कोरोना के संबंध में। यदि वो संक्रमण फैलता तो लाखों की जान जाती।
इस कदर का ये गद्दार है कि ये केजरीवाल सब मोदी जी के संरक्षण भी कर रहा था। जितनी भी गलती कर रहा था वो उसमें हिस्सेदारी मोदी जी की है। ये बीजेपी वाले जो है सिर्फ मोदी जी की गद्दारी और मोदी जी को बचाने के लिए तमाम इस तरह का यूट्यूब जारी करते हैं, बस कि ये झूठ बोलता है, ये देश के साथ और हमारी आवाम के साथ गद्दारी करता है। और जब इस कदर वो बेनकाब होगा तो मोदी जी भी नहीं बचेंगे। ये बीजेपी के जो पत्रकार हैं, प्रदीप सिंह इत्यादि वगैरह जो है इस तरह की साजिश वो कर रहे हैं। तो भगवंत मान के विषय में वो ये प्रदीप सिंह बता रहा था कि 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ मांगने गया था मोदी जी से, और जब पठानकोट में मैंने शायद सेना का तो नहीं बल्कि सेंट्रल फोर्सेस का सीआरपीएफ इत्यादि का डिप्लॉयमेंट जब हुआ था, और यह एक स्टैंडिंग व्यवस्था है, अरेंजमेंट है या प्रोविजन है कि जब भी सेंट्रल फोर्स किसी स्टेट के लिए जाती है तो उसका खर्चा जो है वो स्टेट ही उठाता है। तो करीब 6.5 करोड़ या 7.5 करोड़ के आसपास खर्चा था। तो वो लेकर आया था कि पता नहीं क्या बता रहे थे कि जो MP लैड से इसको काट लीजिए। अब वो MP लैड से यदि उसको वसूलना है तो फिर वो जाकर के वो वसूले, और MP लैड शायद विकास के लिए होता है, और यदि उनकी तनख्वाह से कटवाना है तो ये सब बात करे। लेकिन उसके आगे ये कहा कि भाई कि ये पंजाब सरकार जो है इसका नहीं दे सकती, चूंकि पंजाब जो है भारत का अंग नहीं है। ऐसा कहते हुए जो जैसा कि बता रहा था प्रदीप सिंह, ये राजनाथ सिंह के सामने कहा। पता नहीं राजनाथ के सामने कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है कि वो भारत का अंग नहीं है, और राजनाथ ऐसा कायर आदमी सुनता रहा। और मोदी जी और बीजेपी वाले सुनते रहे कि ये भगवंत मान कर रहा है कि पंजाब जो है वो भारत का अंग नहीं है। अभी भी तो जितनी भी भारत विरोधी और अलगाववादी प्रवृत्ति पल रही है वो मोदी जी की सह पर पल रही है, मोदी जी की कायरता के कारण पल रही है। यही तो भारतीय ममता का दल बता रहा है कि मोदी जी की कायरता बहुत महंगी पड़ रही है इस देश को। इट इज कॉस्टिंग डियरली टू द नेशन। तो उसके विषय में तमाम की इस तरह से अलगाववादी मोदी जी रहेंगे तो वो अलगाववादी क्या वो खालिस्तानियों को भी बुला लेगा। ये भगवंत मान वो पतवंत सिंह पन्नू को भी बुला लेगा, और SFJ को भी बुला लेगा, सिख फॉर जस्टिस सारे आतंकवादियों को बुला लेगा। लेकिन मोदी जी की सह पर यदि मोदी जी इन देश विरोधी ताकतों को पालेंगे तो उनके हौसले जो है वो बढ़ते जाएंगे। जब से ये आए हैं मोदी जी, करीब 8 साल होने जा रहे हैं, देश विरोधी ताकतें जो है के हौसले बहुत बढ़ गए हैं। देश के खिलाफ गतिविधि और देश के खिलाफ वक्तव्य बराबर जारी हो रहा है। और मोदी जी की सरकार के तत्वाधान में उनकी कायरता के चलते। और बात यहीं तक नहीं है, इस सच्चाई को ढकने के लिए जो GNPC के जो है पत्रकार हैं उनका तो हिसाब ही अलग है।
वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। राहुल बोलता है इतनी देश के खिलाफ गद्दारी हो रही है, ये मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी देश विरोधी ताकतों को पाल रहे हैं, उल्टे ये माहौल बना रहे हैं सब ये देश के गद्दार पत्रकार। अब तो कहना पड़ेगा ये आशुतोष देश का बहुत ही खतरनाक किस्म का पत्रकार है। अशोक वानखेड़े इस देश का बहुत खतरनाक किस्म का ये पत्रकार है। मुकेश कुमार इस देश का बहुत ही खतरनाक किस्म का ये खतरनाक और गद्दार किस्म का पत्रकार है। अशोक कुमार ये मुकेश कुमार और किसको बुलाता रहता है, अंशुमान तिवारी को बुलाता रहता है, और जो अमरीश कुमार को बुलाता रहता है। पूरी एक तादाद है, जैसे एक लुटियन गैंग है ना, उसी तरह यह भारत विरोधी ये पत्रकारों का जो सिर्फ जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी कैसे वो सत्ता में आए, बस इसी बात कर रहे। एक शब्द इस देश के विषय में नहीं, एक शब्द जो आवाम के विषय में नहीं, वो सत्ता में कैसे आए इसी की गणित जो है, और वो भी बेहयाई से। मुसलमान नहीं आ रहे हैं, शेड्यूल कास्ट छटक गए, यादव छटक गए, इतनी बेशर्मी से कि भाई इस देश में न तो वो मुसलमान हैं, न तो यादव हैं, न तो ठाकुर हैं, तो ब्राह्मण हैं, सभी लोग भारतीय हैं। ये बात तो उनके दिमाग में है ही नहीं। तो संविधान विरोधी भी हैं, देश विरोधी भी हैं, जैसे गद्दार हैं, और उनकी तादाद शायद 40-41 के आसपास है। वो भारत के ही खिलाफ, यानी मोदी विरोध के नाम पर भारत विरोधी गतिविधियों में ये देश के गद्दार पत्रकार जो है, जिसमें सबसे आगे है ये आशुतोष, इसके बाद मुकेश कुमार, इसके बाद जो है अशोक वानखेड़े, आलोक जोशी, राहुल कमल, अजीत अंजुम, जो है वो आरफा खानम शेरवानी, राणा अयूब, शेखर गुप्त, मानक गुप्त और संदीप चौधरी, और सबसे खतरनाक है ये क्या नाम है, रवीश कुमार। तो इनका एक ग्रुप है, लेकिन सब ये देश के गद्दार पत्रकार मोदी जी के तत्वाधान में, मोदी जी के पेट्रोनेज में ये देश विरोधी पत्रकार भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय है। और बीजेपी के जो समर्थक जो यूट्यूब और सोशल मीडिया में हैं, उनका तो हिसाब ही अलग है। जब भी किसी टीवी के डिस्कशन में, पैनल डिस्कशन में, ये एनपीसी के जो प्रवक्ता रहते हैं, बीजेपी के जो प्रवक्ता रहते हैं, और खास करके आरएसएस के जो प्रवक्ता रहते हैं, ये इतनी बड़ी देश की दुश्मन जीएनपीसी, और क्या क्या दुश्मनी इसने नहीं की है, क्या क्या अत्याचार इस देश में नहीं की है, संविधान का बराबर इसने यानी गला घोटा है, आज़ादी की लड़ाई के नाम पर ये अंग्रेजी सरकार की, अंग्रेजों की मुखबिर दलाल और चमचा रही, और अंग्रेज भारत जो छोड़ने को जो मजबूर हुए, वो हमारे परम आदरणीय और राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की शहादत कुर्बानी के से प्रेरित होकर के जो सेना में बगावत हुई, उसके कारण अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हुए। उसको भी झूठ बोल करके कि वो गांधी महोदय की डंडी से, बिना खंड बिना ढाल वाली, उसे अंग्रेज भागे। और 15 अगस्त 1947 जो कि सत्ता का हस्तांतरण हो, भी डोमिनेंट स्टेटस के रूप में, ये तो रहा माने वो सरकारी अभिलेख वाली बात। और जो देश को बांटना,
देश का विभाजन, 25 से 30 लाख लोगों की सामूहिक हत्या, ये करवाया है इसने, इस जीएनपीसी ने। थोड़ा भी इसको अपराध बोध नहीं होता है। और उसके प्रवक्ता इन बीजेपी वालों के आगे, एंकर के आगे दहाड़ते हैं और इस देश विरोधी और भारत के लिए जो सबसे अधिक अभिशाप के प्रवक्ता जो है, बीजेपी के प्रवक्ताओं के आगे दहाड़ते हैं। और उस दहाड़ के आगे ये बीजेपी के लोग जो है भीगी बिलिक बने रहते हैं, सिर्फ ये इंप्रेशन देने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि जो जीएनपीसी वाला कह रहा है, जीएनपीसी प्रवक्ता कह रहा है, वो सही है। ये गद्दारी है बीजेपी की और आरएसएस वालों की। और शायद मालूम नहीं है, देश में हमारी जो इसका अंदाज करिए कि हमारे देश में हमारे भारतीय भाई बहनों की किस तरह ब्रेन वॉशिंग की गई है। ब्रेन वॉशिंग, मानसिक गुलाम बनाया गया। तो अभी बात चल रही थी कि बीजेपी के जितने सिपा सालार हैं यूट्यूब पर, उनको इस बात, अच्छा, और ये बात हम जैसे लोगों को और भी लोगों को कितनी गंदी लगती है कि देश की सबसे बड़े अभिशाप है इस भारत की जीएनपीसी, वो उल्टे दहाड़ती है बीजेपी के आगे, सबके आगे। कितना गंदा लगता है कि जैसे किसी मजमे में जो देश का सबसे बड़ा डाकू हो, वो डकैती पर उपदेश दे, सबसे अधिक दहाड़े। कितना मैंने क्या किसी के मन पर क्या गुजरता होगा। हमको नागवार गुजरता है, किसी को नागवार गुजरता है। तो बीजेपी के समर्थकों को यह बुरा नहीं लगता है। जरा देखिए, बीजेपी के जो जितने प्रवक्ता हैं, सिर्फ मैंने प्रवक्ता नहीं, जितने उसके सिपा सालार हैं मैंने यूट्यूब पर, वो सिर्फ इस्लाम आस्था की वो रीतियों पर और तमाम उनके पोस्ट वो हलाला पर देंगे, जिहाद पर देंगे। तो आप देखिए ना, उनकी चिंता इसी में घुसी रहती है। जीएनपीसी किस तरह से, मैंने वो भले चुनाव में हार गई हो, लेकिन किस तरह से जो है वो मैंने टीवी चैनलों पर हावी रहती है, दहाड़ती है, जो कि बहुत बुरा लगता है। उसको जरा भी एहसास नहीं है। ये बीजेपी के सिपा सालारों को बुरा नहीं लगता है। वो सिर्फ जो है आकर के जो है दिन रात वो जो है कभी हलाला में, कभी जिहाद में, कभी इसमें इसी विषय में पोस्ट डालते हैं। और जीएनपीसी का जब भी नाम लेना होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर नाम ले लिया, और ले भी लिया तो उनके व्यक्तिगत जीवन कि नेहरू कितना अय्याश था, और ये मोहनदास करमचंद गांधी कितना अय्याश था। व्यक्तिगत जीवन, अब व्यक्तिगत जीवन में आप डालेंगे तो कोई जो है जागरूकता आएगी। बल्कि नेहरू कितना गद्दार था इस देश के लिए, मोहनदास करमचंद गांधी कितना गद्दार था इस देश के लिए, वो तथ्य जो है ढक जाएगा। यही साजिश कर रही बीजेपी। बीजेपी किस तरह से साजिश करके इसको बचा रही है, इस खतरनाक जीएनपीसी को, यह देश को जानना बहुत जरूरी है। पता नहीं कोई वो बीजेपी का सिखाया पढ़ाया कोई इस तरह से आया था, छोट भैया, जो कि भारतीय जनता दल से कह रहा था कि ये यूट्यूब वाले सर जो है वो नेहरू को गद्दार यह साबित कर देते हैं, तो इससे क्या लाभ होगा। इस तरह का सवाल करने से ही बीजेपी की मानसिकता झलकती है। बीजेपी ये नहीं पूछ रही है कि नेहरू की, मोहनदास करमचंद गांधी की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की और सोनिया गांधी इत्यादि की
गद्दारी को, भारत विरोधी गतिविधियों को देश की कितनी बड़ी अभिशाप है, इस हकीकत को क्यों छुपाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब तो उसकी सरकार भी नहीं है, तब भी ये बीजेपी क्यों छिपा रही है, ये सवाल है। रही बात नेहरू इत्यादि की गद्दारी की बात है और हमारे साबित करने की वाली बात है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है, वो तो तथ्य हकीकत है। उस हकीकत को शायद मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो पहली बार भारतीय वामता गद्दार अवाम के सामने ला रही है और अवाम को अपने भारतीय अवाम को उसी अनुसार जागृत कर रही है। सिद्ध करने की तो बात ही नहीं है, लेकिन उससे पहले सवाल है कि ये जीएनपीसी के लोग और जीएनपीसी अकेले नहीं है, ये जितने भी सैटेलाइट की तरह घूमते रहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग और जो है बहुजन समाज पार्टी के लोग, आरजेडी के लोग, टीएमसी के लोग, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि तुम लोग जो है नेहरू की गद्दारियाँ, मोहनदास चंद्र गांधी की गद्दारियाँ, इस भारत के खिलाफ जो है उन पापों को तुमने क्यों छिपाया है, या उसको छिपाने में तुमने सहयोग क्यों दिया है। जरा पूछिए, ये मुलायम है, अखिलेश है, इनसे पूछिए कि नेहरू की गद्दारियों के विषय में कुछ मालूम है? कुछ नहीं। तो इनकी गद्दारियों को छुपाया क्यों गया है, ये उससे भी बड़ा एक सवाल है, और उस सवाल का जवाब बीजेपी वालों को, जीएनपीसी वालों को, समाजवादी पार्टी वालों को देना पड़ेगा। भारतीय वामता गद्दार यही पूछ रहा है। रही बात इनकी गद्दारियों की बात, तो इनकी गद्दारियों के तथ्य तो हैं, वो सामने ला जा रहा है, और लाने का उद्देश्य यह है कि जब तक ये गद्दार पूरे सीन से हटेंगे नहीं, तब तक हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, इनकी कुर्बानी शहादत का महात्म्य जनता के सामने कैसे आएगा? इन गद्दारों ने तो हमारे इन अमर शहीदों को जो है वो क्रांतिकारी आतंकवादी के रूप में लिखवाया है इतिहास में। जरा ये इतने बड़े गद्दार हैं कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह इत्यादि को इन सबों ने इतिहास में लिखवाया है क्रांतिकारी आतंकवादी। ये भाषा तो अंग्रेजी वो सरकार की थी, वही भाषा इन सबों ने लिखवाया है। देश को जानना चाहिए कि जीएनपीसी के ज़माने में संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, जो कि आईएएस वालों का वो सिलेक्शन करता है, उसके एक प्रश्न पत्र में एक सवाल आया था कि आतंकवादी भगत सिंह पर निबंध लिखिए, और ये भगत सिंह को आतंकवादी के रूप में जो लिखवाए हैं, यह बात झूठी नहीं है। यह मीडिया जगत को भी मालूम है। मीडिया अपना कंधा साफ करने के लिए एक बार वो मनमोहन से पूछ लिया था, जबकि वो प्रधानमंत्री था। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या साहब ये सही है, सरकारी अभिलेख में भगत सिंह को आतंकवादी के रूप में लिखवाया गया है? ये मनमोहन कबूला तो जरूर, लेकिन घुमा के कबूला। ये इसकी दुष्टता देखिए। लोग कहते हैं बड़ा मौनी बाबा है, बड़ा ईमानदार है, अरे बहुत ही खतरनाक है वो। तो इसने कबूला, लेकिन घुमा करके। तो उस पत्रकार के इस सवाल के जवाब में कि क्या ये सही है कि भगत सिंह इत्यादि को जो है उनको आतंकवादी लिखाया गया है भारत सरकार के अभिलेख में, तब ये मनमोहन सिंह कह रहा है कि अरे भाई, ये लोग तो
इतने महान हैं, इतने महान हैं, इतने महान हैं कि ये सरकारी अभिलेख के मोहताज नहीं है। लो, तो इस कदर, तो जो वो पूछ रहे थे कि नेहरू को गद्दार साबित कर देंगे तो क्या लाभ होगा? सबसे बड़ा लाभ होगा कि इनको ही इन गद्दारों को पूरा जो ये हमारे दिमाग को जकड़े हुए हैं उससे हटाएंगे, तभी तो सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का के विषय में देश जानेगा और उस तरह की मानसिकता आएगी, उस तरह के विचार आएंगे, उस तरह के ख्यालात होंगे, उस तरह के जो है नजरिया होगा। तो जरा सोचिए, यदि उस तरह का नजरिया हो भगत सिंह वाला, सुभाष चंद्र बोस वाला, अशफाकुल्ला वाला, तो इन देश में जितने भी गद्दारों को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगेगी। 1 मिनट में जान जाएंगे, और 1 मिनट में जान जाएंगे कि ये मोदी महोदय इन सारे देश के गद्दार ताकतों को पाल रहे हैं, इसलिए ये भी गद्दार है। तो चूंकि वो नजरिया विकसित नहीं है देशभक्ति वाला, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस का, भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, अशफाकुल्ला का, खुदीराम बोस का, सुब्रमण्यम भारती का, उधम सिंह का, वो नजरिया, वो दृष्टिकोण, वो विचार, वो ख्याल हम लोगों के दिमाग से गायब है, और जिसको लाने की आवश्यकता है। यदि होता तो क्या ये केजरीवाल को लोग वोट देते, भगवंत मान को देते, जो खालिस्तान का सीधा वो समर्थक है? नहीं देते ना। तो बहुत कुछ लाभ होता है, इसलिए बीजेपी को इससे चिंता नहीं है, बस सनातन की उसको चिंता नहीं है। ये तो मैंने जो हमारी जो कि हमारे देश के लोग थोड़ा सा पंथ के प्रति विशेष उनका एक स्नेह रहता है, प्रभु राम के प्रति उनकी बहुत एक आस्था है, सबकी आस्था है। वो किसी भी पंथ के मानने वाले हों, चाहे इस्लाम पंथ के मानने हों, चाहे ईसाई पंथ के मानने वाले हों, चाहे सिख पंथ के मानने वाले हों, सभी हमारे प्रभु राम का आदर करते हैं। तो सभी लोग आदर करते हैं, लेकिन ये बीजेपी वो उस आदर वाली भावना का दोहन करती है वोट के लिए। ये गद्दारी है बीजेपी की, और कहती है कि हम सनातन के रक्षक हैं। ये भ्रम जो है हमारे जो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, ये हिंदू सनातन के रक्षक है, ऐसा है कि ये उसका प्रतिनिधि हो नहीं सकती। जो देश के दुश्मनों को पाले है, हमारी आवाम को जब भी इस तरह का संकट आया है तो इन्हीं देश विरोधी ताकतों के हवाले करते, वह जो है किसी भी पंथ का, चाहे जो हिंदू सनातन पंथ हो, चाहे इस्लाम पंथ हो, उसका रक्षक ये कैसे बन सकती है? जो आवाम की ही रक्षक नहीं हो सकती, हमारे मुल्क की ही रक्षक नहीं हो सकती। आंतरिक रूप से मैं कह रहा हूँ, बाहरी रूप से तो हमारी सेना है, आंतरिक रूप से जो पार्टी और जो मोदी जी जो रक्षक नहीं हो सकते और न वो रक्षक कर सकते हैं, ये देश विरोधी ताकतों के रक्षक हैं, आवाम के नहीं है। जरूरत इस बात की है कि देश में जो पत्रकार हैं सब, जो आशुतोष, अशोक वानखेड़े, आलोक जोशी, शरद प्रधान और राहुल कंवल, आरफा खानम शेरवानी, राणा अयूब, शेखर गुप्त, बरखा दत्त और करण थापर और ये रवीश कुमार, मानव गुप्त, ओंकार चौधरी, वो संदीप चौधरी और वो एनडीटीवी वाले जितने हैं, वो संकेत उपाध्याय
श्रीनिवास जैन, अखिलेश शर्मा, निधि राजदान, निधि कुलपति, ये देश के दुश्मन पत्रकार हैं। जितना जल्दी हो सके इनको पंग करके देश के बाहर किए जाना है, किए जाने की परम आवश्यकता है। यदि इस देश को महफूज रखना है तो मोदी जी कुछ करिए। देश के दुश्मनों को पालिए मत, लेकिन यदि आप पालेंगे और कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, यह देश आपसे हिसाब लेगा, इसको भूलिए मत। भारतीय जनता दल अभी YouTube के पैगाम के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा है। देखिए, इतना बात मालूम है कि आपकी अपेक्षा ये JNPC वाले इस देश के अभिशाप हैं, समाजवादी वाले इस देश के अभिशाप हैं, ममता बनर्जी बहुत बड़ी अभिशाप है, पता है। लेकिन आप इन सारे अभिशापों को, जो उनको देश के खिलाफ गद्दारी करने का जो मौका दे रहे हैं, यह देश को कबूल नहीं है और नाकाबिले बर्दाश्त है। ये प्रश्न है। आप प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, कोई आपको बोलता है कि शायद आपने खुद कहा कि 56 इंच का सीना लिए हुए हैं। वो 56 इंच का सीना जो है ये खुलेआम गद्दारी कर रहा है। केजरीवाल जो है वो किस काम का, बताइए ना। भगवंत मान जो है सीधे जो है कहता है कि पंजाब भारत का अंग नहीं है, और किसके मुंह पर कहा? राजनाथ के मुंह पर। राजनाथ को आपने वो तलब किया? नहीं किया ना। राहुल गांधी दिन रात गद्दारी कर रहा है इस देश के खिलाफ। डोकलाम के मुद्दे पर अपने दुश्मन चीन के राजदूत से मिला, आपने जांच करवाई? आप किस किस्म के राष्ट्रवादी हैं, बताइए ना। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से वुहान में 2008 में इन सबों ने समझौता किया। ये तो आप भी जानते होंगे कि दो देशों के बीच में सिर्फ सरकारों के बीच में होता है वो समझौता, लेकिन इन समूहों ने पार्टी के बीच में किया, और उसी के एवज में $800 मिलियन राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए वो रिश्वत लिया। तो समझौता क्या था? आपने जांच करवाई? इसीलिए आपका जो राष्ट्रवाद है वह देश के लिए बहुत दुख दे रहा है। सारे देश के दुश्मनों का, यानी एक की भी जांच नहीं करवा रहे, और सिर्फ बड़ी सफाई से JNPC को बचा रहे हैं। और हमारे देश के लोग जिस मानसिक गुलामी में फंसे हुए हैं उसी का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। हमारे अब तक तो ये था कि भाई यही राष्ट्रवादी हैं, और इनके राष्ट्रवाद का हश्र जो देश वो देख रहा है। इनके राष्ट्रवाद का मतलब है कि जनता इनको राष्ट्रवाद पर इनको वोट दे, लेकिन जब जरूरत हो तो जनता अब अपनी रक्षा स्वयं करे। किससे? देश विरोधी ताकतों से। माने कृषि कानून के विरोध में जो किसान आंदोलन था, तो पूरा का पूरा मोदी जी ने दिल्ली की आवाम को, दिल्ली के आसपास के आवाम को इन देश विरोधी ताकतों के हवाले कर दिया, और वो आकर के बैठ गए, सड़कों को जाम कर दिया, और तमाम उनके वो मसाज पार्लर, फलाने ढकाने सब चलने लगे। 6-6 महीने तक जाम कर दिया। लोगों का आना जाना बंद हो गया। ट्रैफिक जाम तो खैर जो था ही। इसके बाद जो है लोगों के रोजगार छूट गए। आपने जो है बिल्कुल बुरी तरह से दिल्ली के अवाम को, दिल्ली के आसपास के अवाम को इन देश विरोधी ताकतों के हवाले किया, और सब आपने जानबूझ के किया। पंजाब के जो हमारे जो भारतीय भाई बहनों को, उनके साथ भारतीय भाई बहनों को जिस तरह से झूठ और अफवाह का शिकार बना रहे थे, आप और आपकी सरकार को और आपकी पार्टी को
अच्छी तरह से मालूम था, सब झूठ। और हमारे देश के लोगों को ब्रेन वॉश इस कदर। अब एक कोई जो है वो तो वहां पर ब्रेन वॉश सब कर रहे थे, ये जेएनपीसी या कांग्रेस वाले, वामपंथी वाले। झूठ कि मोदी ने सब बेच दिया है, हवाई जहाज, रेलवे, इंश्योरेंस सब बेच दिया। अब आपकी जमीन को भी उद्योगपतियों के हाथों ये बेचने जा रहा। तो निश्चित है इस तरह का झूठ अफवाह हुआ तो लोग भड़केंगे। और अमरिंदर की सरकार थी, आपने बर्खास्त नहीं किया। वहीं पर यदि केंद्रीय बल लग गए होते, सेंट्रल फोर्स वहां पर लग गए होते तो सब नहीं आते ये उपद्रवी यहाँ पर। आपने आने दिया, आपने बर्खास्त नहीं किया, तो सारी समस्या को आप जानबूझ करके जो है प्रेसिपिटेट करते हैं। तो कैसे अवाम जो आप पर विश्वास करेगी? तो अवाम का न तो अवाम का आपको साथ है, न तो अवाम का विश्वास है। आप पर विश्वास राहुल करेगा, सोनिया करेगी, प्रियंका करेगी, वाम दल करेंगे, अखिलेश करेगा, मुलायम करेगा, ममता करेगी, विजयन करेगा, एमके स्टालिन करेगा, लेकिन आवाम नहीं करेगी। मोदी जी ये आप समझ लीजिए। जो जिस धोखे से आप वोट बटोर रहे हैं, उस धोखे का भी पर्दाफाश भारतीय जो है उस धोखे का भी पर्दाफाश भारतीय जनता दल करेगा। तो हम तो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से कहते हैं, भारतीयता के प्रति जो है प्रतिबद्धता और स्पष्टता और कटिबद्धता, उसके प्रति लगाव को आपको लाना ही पड़ेगा। और भारतीयता के आधार पर एक होकर के और भाईचारा बढ़ा करके और इस भाईचारे के दुश्मनों को भी पहचानिए। बार बार मैं कर रहा हूँ, गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, गद्दार असदुद्दीन, और गद्दार वो नरसिम्हानंद सरस्वती इत्यादि को ठीक से पहचानिए। ये देश का दुश्मन है और भारतीयता के माहौल के प्रति बिल्कुल कटिबद्ध हुई है और एक हुई है। और चुनाव इसी आधार पर, और इन ताकतों को बिल्कुल उसी ईवीएम मशीन पर शिकस्त दे करके भारतीय अवाम ताकत दल को आगे करिए, तब जाकर के जो है इन समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा और इससे निजात मिलेगी। और निजात ये बहुत जरूरी है। तो भारतीय एकता, भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव, भारतीय अखलाक मोहब्बत, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।